Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET पेपर 1 प्रिपरेशन में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस यानी कि जरूरी आयोग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आयोग हमारी शिक्षा प्रणाली को और भी बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। एग्जाम में इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा आयोग कब बनाया गया और किस चीज पर उसने फोकस किया था, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड वही सब चीजें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच यानी कि वुड घोषणा पत्र। देन वी हैव हंटर कमीशन, हंटर आयोग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये लेक्चर 4 है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 4 कमीशंस को कवर करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है एंड इस शॉर्ट पीरियड में भी आप पेपर 1 में 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बहुत ही सिंपल तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में एक तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा जो कि आपका फाइनल रिवीजन में हेल्प करता है एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ एंड 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक अगर हम आपको देते हैं, इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ एक बार फीस देनी है 2000 रुपए। कंप्लीट कोर्स के पहले फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप कोर्स का नाम लिखोगे, उसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही डिफरेंट फोल्डर्स आपके सामने है। हर एक फोल्डर, यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स भी हैं जहां पर आपको थियोरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड ये एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करेंगे। गिवन नंबर्स पर अभी कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच क्या होता है यानी कि वुड घोषणा पत्र क्या है, इसको कब बनाया गया। देखो, एक चीज क्या होती है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कमीशंस की हम क्या बात करते हैं। कमीशंस मैंने आपको बताया क्या होता है, आयोग होता है। आयोग का मतलब होता है कुछ लोगों को मिला करके एक टीम बना दी जाती है। अब मान लीजिए एजुकेशन को लेकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में चल रही है। देश वाले क्या करेंगे, हमारी कंट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब क्या करेंगे, काफी लोगों को मिला करके एक टीम बना देंगे एंड वो टीम सिर्फ उसी चीज के लिए डेडिकेटेड होगी, सिर्फ उसी चीज पर काम करेगी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढे। एक बार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, उस एजुकेशनल लेवल का जो टारगेट है उसको हमने अचीव कर दिया, तो उस कमीशन को रद्द भी कर दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम वुड्स डिस्पैच की बात कर रहे थे, इसको वुड घोषणा पत्र कहते हैं। ये घोषणा पत्र हमारे एजुकेशनल सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, उसको बेहतर बनाने के लिए भेजा गया था 1854 में, 1854 में। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये भेजा गया था। उनका यही कहना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है लेकिन समय के साथ साथ और उसको बेहतर बनाने के लिए हमें काफी चेंजेस करने की जरूरत है। ये सब चीजें उसमें लिखी गई थी और इसको इसलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप सब एक स्टेटमेंट और देख रहे हो, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये क्या होता है, देखो ये लिखा है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, तो आंसर होना चाहिए वुड्स डिस्पैच। इसको एज इट इज याद रख लीजिए, काफी चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है। अब देखो, वुड्स डिस्पैच ने एक थ्योरी थी, बहुत फेमस थ्योरी थी, लेकिन उनको लगता था कि ये थ्योरी हमारी एजुकेशन को बेहतर नहीं बना सकती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। उस थ्योरी का नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि इसको देखो हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है। ठीक है। कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ग्लोबल ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रूल्स गलत हैं, मैं उनको फॉलो नहीं करूंगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। ठीक है। तो वैसे ही वुड्स डिस्पैच ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काफी स्टेप्स तो लिए थे, लेकिन काफी चीजों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया था, जिसमें एक है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये बात आती है कि वुड्स डिस्पैच तो था, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा था हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। यह भी बहुत जरूरी सवाल एक एग्जाम में आता है। अब देखो, एक चीज और है, प्रभाव से पहले बता देती हूँ आपको कि
इंडिया में अब जैसे यहाँ पर 1854 की बात हो रही है, उस समय में इतना ज़्यादा इंग्लिश और इतना ज़्यादा ऐसे लैंग्वेजेस पर फ़ोकस नहीं किया जाता था, है ना? लेकिन क्योंकि वुड्स डिस्पैच के दौरान इन्होंने ये कहा था कि आगे आने वाले समय में इंग्लिश की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इंग्लिश लर्निंग जो है और फीमेल एजुकेशन यानी कि अंग्रेज़ी शिक्षा और महिला शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए, ये चीज़ वुड्स डिस्पैच ने कही थी और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। अब यहाँ पर इसके प्रभाव में हम देखते हैं कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वुड्स डिस्पैच की वजह से ही सेटअप की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी 1857 में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1857 के दौरान कौन-कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वुड्स डिस्पैच के दौरान स्थापित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अब जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा के जितने भी लेवल्स हैं, उन पर इसमें फ़ोकस किया गया था, फीमेल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन पर मेजर फ़ोकस रखा गया था, ठीक है? बेथ्यून स्कूल जो था, वो भी स्पेशली विमेन्स की महिलाओं की शिक्षा के लिए इस दौरान शुरू किया गया था और ये चीज़ें भी वुड्स के घोषणा पत्र के अंदर ही लिखी हुई थी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी हमारा बौद्धिक विकास होता है ना, किसी भी पर्सन का बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, जनरल जो डेवलपमेंट होती है, किसी की मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो कि अगली पीढ़ी के नैतिक विकास के साथ-साथ उसको बढ़ावा देती है। ये सब चीज़ें भी वुड्स डिस्पैच में कही गई थी। अगला ये देखो ये क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आपको कुछ नहीं पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलोनियल रूल कार्टा क्या क्या ये चीजें लिखी हैं। आपने ये पढ़ना ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है सिर्फ 2 चीज़ों पर। एक यहाँ पर मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, ये देखो मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है। इसके बाद आपको पता है कि जहाँ पर मैग्ना कार्टा आ गया डायरेक्टली गो फॉर वुड्स डिस्पैच। पूरा क्वेश्चन पढ़ने या समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ध्यान रखा कीजिए कि कई बार क्वेश्चन में नॉट या नो ऐसी टर्म होती है, बस उस पे ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं। अगला आ जाता है हंटर कमीशन जो कि 1882 से 83 के बीच में आया था। इस दौरान ये आया था, ठीक है? एंड किसने शुरू किया था? सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे, ठीक है? इन्होंने ही इसको शुरू किया था और वो इसके क्या थे? सदस्य थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द विसेरी के ये मेंबर थे। इसको जैसे मैंने बताया ईयर याद रखना है, 1882 से 83 के बीच में लाया गया। शुरुआत की गई थी 3 अप्रैल 1882 में, ठीक है? ये शुरुआत की गई थी, लेकिन शुरुआत में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने एक रिक्वेस्ट की थी, गठन किया था, उसके बाद ही इसका जो है शुरुआत होना इसको शुरू कर दिया गया था, इस पे काम करना शुरू कर दिया गया था। The primary aim of Hunter Commission is to look into the state of primary education in India. अब देखो हायर एजुकेशन पे सब फोकस करते हैं, लेकिन हंटर कमीशन में ये कहा गया था कि अगर किसी की प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा अच्छी रहती है, तो आगे जाकर उनका लेवल वैसे ही अच्छा रहेगा। एक होता है ना जो बच्चा बेसिक्स अगर जिन स्टूडेंट्स के क्लियर होंगे, अब जैसे मैं देखो आप लोग बोलते हो मुझे कि मैम अभी एग्जाम में कम टाइम है तो आप हमें थ्योरी क्यों करवा रहे हो? तो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एमसीक्यू थोड़ा-सा घुमा करके भी पूछा जाएगा ना, तो भी आप आंसर दे पाओगे। वही चीज़ हंटर कमीशन में कही गई थी, हंटर आयोग में कही गई थी कि अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर है, उसकी प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी है, तो आगे जाकर उनको चीज़ें समझने और सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था और उसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा यानी कि बाद में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर भी धीरे-धीरे ध्यान देना शुरू कर दिया गया था। अब इसमें क्या-क्या सिफ़ारिशें लाई गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट आ जाता है। ओके, सो इसमें ये कहा गया था ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट एम्फेसिस इन सेकेंडरी एजुकेशन।
यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है उसके प्रत्यक्ष उद्गम के लिए एकदम से जो विड्रॉल उसका हो रहा है, उद्यम जो हो रहा है, उससे सरकार की धीरे-धीरे वापसी हो रही थी। ये हंटर कमीशन में कहा गया था। और दूसरी सिफ़ारिश इसकी ये थी कि सरकार के द्वारा कुछ माध्यमिक विद्यालयों का रख-रखाव सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए मॉडल के रूप में किया गया था। अब देखो, आप लोगों को ये तो पता है ना, इंडिया में भी प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है। पहले 5th क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, फूड प्रोवाइड करवाया जाता था लंच में, है ना? इसके बाद क्या हुआ? धीरे-धीरे उनको लगा कि हाँ, एजुकेशन से हमारी कंट्री में फ़र्क पड़ रहा है, तो धीरे-धीरे वो 8th क्लास तक बढ़ गया, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती गई और ये सब रिकमेंडेशंस हंटर कमीशन के द्वारा ही दी गई थी। ओके? सो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। अब हंटर कमीशन में ये भी कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ओवरऑल तो पॉइंट आपने यही याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा की जब भी बात होगी तो हंटर कमीशन ही होगा। विमेन एजुकेशन की जब भी बात होगी, ठीक है? और इंग्लिश एजुकेशन की जब भी बात होगी, सो वो वुड्स डिस्पैच ही आपका हमेशा आंसर होगा। सो हंटर में ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाए और स्टूडेंट्स का और जो शिक्षा की स्थिति है हमारे देश में, उसको भी इवैल्यूएट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, उससे रिलेटेड क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए थे, वो भी सब इसमें कहा गया था। ओके? इसके अलावा जो भी हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें जो भी धार्मिक मिशनरियाँ हैं, उनके कार्य का भी यहाँ पर मूल्यांकन किया गया था हंटर कमीशन में। अगला कमीशन आ जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, जिसको कि द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि 1948 एंड 49 में था। ये हमारी स्वतंत्रता इंडिया जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहला शिक्षा का सबसे पहला आयोग ये था। आप देखोगे कि बाकी के ये जो थे, ये अंग्रेज़ थे, जिन्होंने ये कमीशन दिए थे क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन है। साथ ही द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। ओके? सो आज़ादी के बाद पहला कमीशन कौन है? एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना था। उच्च शिक्षा पर इसमें ज़ोर दिया गया था। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कि कैसे उच्च शिक्षा तक बच्चों को पहुँचाया जाए, कैसे उनको बेस्ट कोर्सेज़ दिए जाएँ, कैसे ऐसी अपने आस-पास लोगों की मानसिकता बनाई जाए कि वो सभी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तक अपने हायर एजुकेशनल लेवल तक पहुँचे, वहाँ तक पढ़ने के लिए बच्चे आएँ, ठीक है? सो इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा पर था, लेकिन इसके स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दे भी छुए थे। मेजर फ़ोकस हायर पर था, लेकिन जो स्कूल लेवल के डिसीज़न्स होते हैं, स्कूल लेवल की एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाना है, उस पर भी ये ध्यान देता था। आयोग की 1949 की रिपोर्ट ने नव स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय स्थिति शिक्षा की स्थिति की जांच की और इसके विकास के लिए सिफारिशें की। यानी कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले उन्होंने यही किया कि उस वक़्त हमारी एजुकेशन सिस्टम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी क्या दशा है, किस लेवल पर एजुकेशन दी जा रही है, ये सब चीज़ें ध्यान से देखी और फिर उसके बाद ही काम करना आगे शुरू किया। ये देखो एक क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप 1984 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हुआ था। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, इसमें ना बहुत सारे सिफारिशें दी गई थी हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो पहले सिफारिशें सिर्फ ऐसी ही होती थी। उसके बाद उन्हीं सिफारिशों को एक रिपोर्ट के रूप में अगस्त 1949 में प्रेज़ेंट किया गया था लोगों के सामने और फिर उसको कमीशन एक फाइनली बना दिया गया था। इन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ पर फ़ोकस किया। पहले इन्होंने स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ पर फ़ोकस किया, उनको एग्ज़ामिन किया
ठीक है? उनकी जाँच की पहले कि कौन-सी यूनिवर्सिटी किस लेवल पर है, क्या उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसे करते-करते उन्होंने पहले स्टेट वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ देखी, फिर ओवरऑल इंडिया का एनालिसिस किया और उसके बाद ही अगस्त 1949 में ये रिपोर्ट फिर जारी कर दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है, वो सब इसमें किए गए थे एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ रिपोर्ट आई 1948 में और 49 में ये चीज़ें खत्म हो गई, इनके जो गोल्स थे, जो लक्ष्य थे वो अचीव हो गए, ऐसा नहीं था। लगभग 10 से 12 साल इस पूरे काम में लग गए थे अपनी हायर एजुकेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो क्लियर है। इतने 3 कमीशंस में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, ये भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इसी के साथ एग्जाम में पेपर 2 पर ध्यान दीजिए। पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जॉइन कीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, ₹1280। एग्जाम के साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी ये आपको मदद करता है एंड जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.